नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत पुनर्जागरण की अवधारणा विषय पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप पुनर्जागरण की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। पुनर्जागरण के दौरान समाज, संस्कृति एवं धर्म के क्षेत्र में हुए बदलावों को समझ सकेंगे और भारतीय नवजागरण की विशेषताओं को समझ सकेंगे। यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण के बाद ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। माने जब इतिहास का आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के ये जो तीन बंटवारे हैं, इन बंटवारे में मध्यकाल के बाद और आधुनिक काल के पहले का जो समय है, उस समय को कहते हैं ये पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। संसार के बाकी देशों में अलग अलग समय पर पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हुई। जो पुनर्जागरण यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुआ, ऐसा माना जाता है कि यूनानी और रोमन सभ्यता और संस्कृति के पतन के बाद कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक यूरोप अंधकार में सोया हुआ था। यूरोप में वो ज्ञान की चेतना ही नहीं थी। धार्मिक अंधविश्वास थे, बहुत सारी रूढ़ियां थी, अपने ऊपर विश्वास नहीं था। सिर्फ प्राचीन विद्वानों ने मान्यताओं में जो कहा हुआ था उसी को सच मान करके चलते थे। तो इसलिए इतिहासकारों ने, विद्वानों ने ये कहा कि ये अंधकार के बाद में पुनर्जागरण, फिर से हम जगे। विल ड्यूरा ने एक रेनेसां पर किताब लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है वो, कि द रेनेसांस। उसमें उन्होंने लिखा कि 16वीं शताब्दी में इटली में नए पुत्र को ला रिनास्त्वा यानी पुनर्जन्म कहा गया। अंग्रेजी में रेनेसां शब्द फ्रेंच में रेनेसांस से आया। सर्वप्रथम जेकब बर्कहार्ट ने प्रसिद्ध पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली, ये 1860 में प्रकाशित हुई, में इसके इतिहास और स्वरूप की चर्चा की है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर लगभग सहमति है कि यूरोप का रेनेसां या पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ और इतालवी में रेनेसां का अर्थ है पुनर्जन्म, पुनः जागृति, पुनः उद्भव। चूंकि प्राचीन यूनान और रोम की महान सभ्यताओं में साहित्य, दर्शन, कला, धर्म आदि का उद्धार हो रहा था, अतः क्लासिक के पुनरोदय के अर्थ में रेनेसां शब्द का चलन हुआ। तो ये रेनेसां शब्द क्या है? ये एक तरह से कहना चाहिए कि ये एक संक्रमण का समय है। ये एक बीच का समय है जो मध्य युग और आधुनिक काल के बीच में आया। एक ऐसा कालखंड जब समाज, संस्कृति, साहित्य में पुरानी प्रवृत्तियां छूट रही होती है और नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी प्रवृत्तियां एक खास तारीख में समाप्त नहीं होती, वो चलती रहती है और उनके भीतर ही नई प्रवृत्तियां जागृत होती रहती है। तो नए और पुराने के बीच का जो संक्रमण है, वो संक्रमण पुनर्जागरण कहता है। और इसमें किसी एक प्रवृत्ति का वर्चस्व नहीं होता, एक प्रवृत्ति प्रमुख रूप से नहीं आती, ये अब आधुनिकता आ गई और फिर धीरे धीरे विकसित होते होते वो जो पुरानी मध्ययुगीन परंपराएं हैं वो छूटती जाती है और नई परंपराएं हमारे सामने आती रहती है। इसलिए वास्तव में पुनर्जागरण का जो संबंध है वो इस संक्रमण काल से है। ये बीच कैसे पूरी की पूरी सभ्यता बदल करके और नए युग में आ गई। चूंकि सामाजिक बदलाव की बहुत धीमी गति है और इस धीमी गति के कारण ये समय भी 2-3 शताब्दी तक चलता है और इसमें माना जाता है कि पहले 2 चरणों में ये पुनर्जागरण का समय चला। जो पहला जो चरण है वो पुनर्जागरण का कहलाता है और दूसरे चरण को इन्होंने कहा ज्ञानोदय का, एनलाइटमेंट, जो फ्रांस में शुरू हुआ जो बुद्धिजीवियों के द्वारा। लेकिन जो ये पुनर्जागरण है ये सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, क्योंकि इटली जो है वो ज्ञान का केंद्र था। पतनोन्मुख, कुंठित और स्तब्ध मनोवृत्ति, धर्म से अनुमोदित समाज व्यवस्था, आस्था एवं अंधविश्वास, अतीत को आदर्श मान लेना, साहित्य में अनुकरण और अलंकरण की प्रधानता, ये मध्ययुगीनता के लक्षण है। जिसके अंदर क्या है कि जो कुछ प्राचीन लोगों ने कहा है वही सही है, जिसको हम लोग कहते हैं आप्त वचनों पे अंधविश्वास। प्राचीन लोगों ने जो कहा है वो सही है और नई बात हम कह ही नहीं सकते।
नई बात तो पुराने विद्वान बड़े लोगों ने कही है और हम तो उसकी खाली व्याख्या करते। इसलिए साहित्य संस्कृति में वो समय टीकाओं का होता है, वो टीका लिखी जाती है, उन टीकाओं के माध्यम से हम नई बात कह सकते हैं। हमें ध्यान होगा कि भरत का जो नाट्य शास्त्र है उसकी बाद में टीका लिखी और टीका के द्वारा शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने अपनी बातें कही। वो जो नई बातें कही उसको भी उन्होंने कहा कि नई बातें हम नहीं कह रहे, वो पुराने आचार्य भरत कह चुके हैं। तो भरत की संगति में हम कह रहे हैं। तो मौलिकता कहाँ है? भरत में। ये जो मानसिकता होती है, ये जो टीकाकार की मानसिकता होती है, इसे विद्वानों ने, विचारकों ने मध्य युग की विशेषताएं बताई कि जो कुछ अच्छा था वो जो है हमारी ग्रीक और रोमन सभ्यता लिख चुकी थी, वहाँ के विद्वान लिख चुके थे। हम तो खाली अब उसकी व्याख्या विश्लेषण ही कर सकते हैं, हम कोई नई बात नहीं कह सकते। इसके बाद एकदम से जैसे होता है कि आदमी अंगड़ाई लेकर के जगता, ये जो अंगड़ाई लेकर के जगता है ये पुनर्जागरण। अब ये जो पुनर्जागरण होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि पुराना जैसा था वैसा का वैसा ही नया बन जाता। पुराना कभी भी वापस लौट करके नहीं आता। जो इतिहास का काल खंड या जो समय समाप्त हो गया वो समय समाप्त हो गया और अब जो आप जगे हो एक नए व्यक्ति के रूप में जगे हो। सिर्फ इतना सा हुआ है कि आपका इतिहास के साथ में रिश्ता बदला, आपका अतीत के साथ में रिश्ता बदला। पहले आप ये कहते थे कि जो कुछ है अच्छा बुरा वो अतीत ने ही किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब कहते हैं कि अतीत ने जो भी किया उसकी जितनी अच्छी बातें थी वो हम निरंतरता में अब ग्रहण करके और हम अतीत को विकसित कर रहे हैं और इस तरह से हम अपने जीवन को अपने समय में वापस विकसित कर सकते हैं। ये पुनर्जागरण का अर्थ है। दूसरा, पुनर्जागरण जो है कोई ये धार्मिक अर्थ में ही नहीं है। जब पुनर्जागरण को धार्मिक अर्थ में लिया जाता है तब ये पुनरुत्थान होता है, धर्म का वापस उत्थान। ये भी पुनर्जागरण का अर्थ नहीं आता। पुनर्जागरण की जो अवधारणा है उस अवधारणा से इसका कोई रिश्ता नहीं है। वो एक तरह की जागृति है और उस जागृति में समाज चीज़ों को नए ढंग से, नए उल्लास, नए उमंग से बातें करता है, नई तरह की रचनाएं आती है। इसलिए आप देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में कलाओं के सभी क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ। प्राचीन यूरोप में यानी ग्रीक सभ्यता के अंदर वो प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, यूरिपिडीज जैसे बहुत विचारक चिंतक हुए थे। उन चिंतकों का बहुत व्यापक असर था और लैटिन वाले जो विद्वान थे, बाद में रोमन सभ्यता वाले भी बराबर ये देखते थे कि हमारे पीछे जो ग्रीक सभ्यता है, ग्रीक विचारकों ने इस विषय पर क्या कहा, तो इसकी संगति में देखते। बाद में लोग इन दोनों को भूल गए और एक तरह के अंधकार के अंदर जब वो रहने लगे, कहा हमको तो कुछ सोचना विचारना तो है ही नहीं, नया तो कुछ करना ही नहीं, जो कुछ किया गया है हमको उसी को देखना है। तो ये जो नई व्यवस्था आई, इसके साथ में एक बात और हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है उस जमाने में, जो अंधकार युग में के हिसाब से महत्वपूर्ण है। 3वीं 4वीं शताब्दी में अरबों के बीच में, यहूदियों के बीच में, ईसाइयों के बीच में बहुत मार काट और युद्ध हुआ और ये लगता था कि ये जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध ही बड़ी भारी चीज़ है। लेकिन चूंकि छोटी सामंतवादी समाज व्यवस्था थी, छोटा उत्पादन होता था, लोगों के पास आवागमन के साधन कम थे, ज्ञान के प्रति कोई उत्साह ललक नहीं थी, ये धीरे धीरे समाप्त हुआ और एक नए बाजार की स्थापना शुरू होने लगी जब 15वीं शताब्दी के आसपास। तो ये जो नया बाजार आया और जिसे कहना चाहिए कि व्यापारिक पूंजीवाद आया, इस व्यापारिक पूंजीवाद का रिश्ता पुनर्जागरण से है और इन पूंजीवादियों ने ये कहा कि इस देश को, समाज को, इस बाजार को नए ढंग से हमें विकसित करना, हमें नए ढंग से सामने रखना। तो ये जो नया ढंग है, जो नया ढंग अस्पष्ट है, इसलिए पुनर्जागरण के जो विचारक है उन विचारकों के सामने ये स्पष्ट नहीं है कि वो क्या नया करना चाहते थे। और इसलिए ये जो झगड़ा था अरबों में, तुर्कों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, इन सब झगड़े के कारण वो ये एक बार कस्तुनतुनिया पर 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया और बहुत सारे जो ईसाई और कई तरह के मत वाले लोग वहाँ रहते थे और उनको लगा था कि ये तुर्कों के अधीन तो रहना बड़ा मुश्किल है और इसलिए वो वहाँ से भाग गए। जब वो भागे तो आके इटली में बसे। न केवल वो स्वयं आके रहे, वरन अपने साथ बहुत सारी पुस्तकें लेकर के गए। ये जो पुस्तकें थी, ये इन पुस्तकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहते हैं कि कार्डिनल बेसारियोनो नामक विद्वान 800 मूल्यवान पांडुलिपियां यहाँ से लेकर के गया। तो ये जब विद्वान यहाँ से गए तो अपने साथ जो ज्ञान ले गए, उस ज्ञान ने इटली में बहुत
परिवर्तन किया। उन प्राचीन साहित्य की जो महत्वपूर्ण सामग्री थी, जो पुस्तकालय में पड़ी हुई थी, वो ज्ञान में सामने आई और तब उनको लगा कि दुनिया को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये जिसे कहना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन, जिसको कहना चाहिए कि ये जो ज्ञान का जो हस्तांतरण हुआ आक्रमण के कारण, लोग डर के मारे भागे, तो जिस जगह पर गए उस जगह को विकसित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में बहुत सारे विद्वान गए थे और जिसके कारण बाद में अमेरिका बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो जो प्रतिभाएं जहां पर जाती है, जिस देश में जाती है, प्रतिभाओं का जो देश स्वागत करता है, उसके कारण वो देश विकसित हो जाता। तो इटली विकसित हो गया था कस्तूनतुनिया से, जो विद्वान लोग वहां पे गए। और ये जो 1453 की जो घटना है, ये कस्तूनतुनिया वाली बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इटली का जो विकास हुआ, वो विकास अद्भुत हुआ। लाल बहादुर वर्मा ने अपनी पुस्तक यूरोप का इतिहास में एक जगह लिखा कि 13वीं शताब्दी के बाद जैसे भोर की हवा चली, यूरोप ने अंगड़ाई ली, इटली के नगरों में यूनान और रोम की उपलब्धियों की याद ताज़ा होने लगी। बढ़ते व्यापार ने नगरों का विस्तार किया था। इन नगरों में एक महत्वाकांक्षी और अपेक्षाया उदार मध्य वर्ग जन्म ले रहा था, जो मध्य युग की रूढ़ियों के बोझ से मुक्ति चाहता था। यहाँ कुछ नया हो सकता था, पुराने को नया रूप देना संभव था। इसलिए विचारों, साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनान और रोम से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज की रचना मनुष्य ने शुरू की जिसमें यथास्थिति के प्रति मोह न हो, जहाँ मनुष्य अपने बंधनों को काट सके, जहाँ धर्म केंद्रित समाज के स्थान पर मानव केंद्रित समाज बन सके, जिसमें व्यक्ति और उसकी समस्त संभावनाओं को उचित स्थान मिल सके। सभी प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर यूरोप के निर्माण के प्रारंभ को पुनर्जागरण कहा जाता है। ये जो पुनर्जागरण है, इसमें इस समय एक विद्वान था देकार्त, जो 1596 से 1650 के बीच में हुआ। इस देकार्त ने बहुत बुद्धिवादी दृष्टि से जिंदगी को देखने लगा। उसने विवेक को महत्व दिया, आस्था के स्थान पर विवेक को महत्व देना, और ये इससे देकार्त का बड़ा भारी असर पड़ा। ऑन दी रेवोल्यूशन ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडीज नामक अपनी पुस्तक में कोपरनिकस ने सन 1473 से 1543 के बीच का समय ये सिद्ध किया कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं काटता, बल्कि हमारी पृथ्वी ही उसके चारों ओर चक्कर काटती है। ये जो मान्यता आई सामने कि केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। और अब तक जो भी धर्म आधारित ज्ञान था, वो हमको ये बताता था कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं। कहने को तो ये सौर मंडल का है, लेकिन इसने सारा दिमाग मनुष्यों का बदल दिया। और उसके बाद में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, और उसके बाद में धर्म के जो संस्थापक लोग थे, उन्होंने गैलीलियो को मार दिया। पर एक तरह से ज्ञान की ज्योति कोपरनिकस और गैलीलियो के द्वारा, उसके बाद केपलर के गणित के आविष्कारों के द्वारा चिंतन के क्षेत्र में बहुत नए युग का आरंभ हुआ। और इसके बाद में ये कहा गया कि ये मानववाद जो है इसके केंद्र में आया। मानववाद ये कि इन जो लोग इन प्राचीन पांडुलिपियों को, जो पांडुलिपियाँ कस्तूनतुनिया से आई थी या और लोगों ने इधर उधर से जो इकट्ठी करके रखी थी, उसको कहते हैं, इटली में कहते थे उमानिस्ट। और प्राचीन कला, साहित्य, संस्कृति आदि अनुशासनों को जो लोग जानते थे वो उमानिता। और यही उमानिता शब्द बाद में अंग्रेजी में ह्यूमैनिटीज शब्द का स्रोत है। मुख्य रूप से ज्ञान के इन अनुशासनों के केंद्र में मनुष्य था, और मनुष्य की शक्ति, सौंदर्य, पीड़ा और आनंद की जो अभिव्यक्ति जो होती है, वो पुनर्जागरण के अंदर केंद्र में थी। और ये पुनर्जागरण का ये केंद्र मानवतावाद के द्वारा आया। इसी तरह जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के वैभव तक प्राचीन जो ग्रीक देवता थे और रोमन देवता थे, उनका वर्चस्व होता है। बहुदेवों का एक मामला चलता था। लेकिन यहूदी और ईसाई धर्म की जब स्थापना होनी शुरू हुई धीरे धीरे,
तो ये एक तरह का एकेश्वरवादी, ईश्वर एक है और वही जो है इस सृष्टि को देखता करता है। तो एक मसीहाई के रूप में ईसा मसीह को मानना और इस मानने की जो परंपरा थी, ये परंपरा बाद में जब अधिक विकसित हुई तो यहाँ तक आते आते पुराने जो रोमन देवी देवता थे सब समाप्त हो गए और उसकी जगह ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। इस प्रचार के और ये प्रचार भी संयोग से उसी रोम में हुआ जहाँ का रोमन साम्राज्य महत्वपूर्ण माना जाता था और उसी रोम में इनका एक बड़ा धार्मिक आस्थाओं का जो केंद्र है वो रोम में बना। इससे पहले तो ये जो शास्त्रीय भाषा लैटिन में चर्च के पादरियों द्वारा ही जो कुछ लिखा जाता था वो लिखा जाता और वो सब लैटिन में होता था। जब पुनर्जागरण शुरू हुआ तो जन भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा और फिर इसी के साथ इसी पुनर्जागरण के द्वारा आधुनिक जो यूरोपीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, फ्रेंच, इन सब भाषाओं का विकास इस पुनर्जागरण के दौर में हुआ जो और धीरे धीरे जो लैटिन की जो पकड़ है वो पकड़ ढीली होती गई और इस पकड़ के ढीला होने के साथ चर्च और राज्य के बीच में भी बहुत संघर्ष उस समय शुरू होने लगा कि शक्तिशाली कौन है, चर्च शक्तिशाली है या राज्य शक्तिशाली है। और उस समय यूरोप में राष्ट्रीयताओं का दौर हुआ और चूंकि इटली में चर्च इटली में रहते थे तो फ्रांस के सम्राट को भी लगता था कि भाई इटली का व्यक्ति हमारे ऊपर कैसे शासन करेगा, भले ही धार्मिक ही हो, तो हम जो है एक स्वतंत्र मामला हमारा रहना चाहिए। तो राज्य और चर्च के बीच में एक संघर्ष का समय हुआ और इस संघर्ष के कारण जो धार्मिक भावनाएं हैं उन धार्मिक भावनाओं को भी पुनः देखा और लिखा जाने लगा। इसी समय एक और रचनाकार का महत्व है वो दांते। इसने डिवाइड कॉमेडी नामक रचना लिखी और जिसके बारे में दांते के बारे में ये कहा जाता है कि ये मध्य युग का अंतिम कविता और आधुनिक युग का पहला कविता। वो ठीक ठीक पुनर्जागरण के समय का वो व्यक्ति था और इसने जो है अपने समूची इटली को, वहाँ के नदी, पर्वत, झरने, पहाड़, मनुष्यों का सुख दुख, आनंद, प्रेम, इन सब का वर्णन किया और सामान्य जनता का वर्णन ज़्यादा होने लगा। सिर्फ धार्मिक चीज़ों का वर्णन करने के बजाय ये जो दैहिक चीज़ें थी, और वो भी पादरी नहीं था, वो तो गृहस्थ था, घर बसा करके रहने वाला व्यक्ति था और इसलिए उसकी जो सहानुभूति थी वो सामान्य मानवीय लोगों के साथ थी। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें आगे विकसित हुई। दांते के साथ और भी रचनाकार हुए जिसमें पेत्रार्क, बोकाचियो, ये सब भी बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिन्होंने रेनेसां की चेतना को महत्व दिया। फ्रांस में राबले ने अपनी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में इसने जो प्राचीन मान्यताएं थी उन प्राचीन मान्यताओं का खंडन किया। इसके साथ ही इसी समय मोंटेन हुए जिनसे हम निबंध की शुरुआत मानते हैं। यूरोप में निबंध और गद्य विधाओं की शुरुआत का श्रेय है और इस गद्य विधा में उन्होंने मानव जीवन के अनेक भावों, विचारों, चिंतन को और इन चीज़ों की अभिव्यक्ति की और जिंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझना शुरू किया। इसी तरह चौसर की रचनाएं सामने आई जिन्होंने लोक कथाओं के बारे में अंग्रेजी में लिखा। फिर आते आते 16वीं शताब्दी तक आते आते यूटोपिया नामक एक पुस्तक के द्वारा थॉमस मोर ने इंग्लैंड के भविष्य का वैभव दिखाया कि ऐसा ऐसा आगे चल के हमारा समाज होगा। अब तक ये माना जाता था कि जो कुछ अच्छा समाज था पीछे था और उस पीछे के अनुसार हम चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक तरह का भविष्य का स्वप्न विकसित होने लगा। ये जो भविष्य का स्वप्न है ये आधुनिकता के अर्थ में है और इसी समय आप देखते हैं कि शेक्सपियर की रचनाएं आई जिसमें मध्ययुगीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत मिश्रण है। राजाओं का वर्णन है और उसके साथ में मानवीय भावनाएं हैं और उन मानवीय भावनाओं का अंतर्द्वंद्व है और किस तरह से महान लोगों का पतन होता है और उनकी जो चिंता है उन चिंताओं की अभिव्यक्ति, इतिहास का आधार लिया और ऐहिक दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। तो शेक्सपियर में आपको इस पुनर्जागरण की कला का सर्वश्रेष्ठ रूप आपको देखने को मिलता। इटली में इस पुनर्जागरण के कारण स्थापत्य कला का बड़ा विकास हुआ। जब ये प्राचीन विद्वान हमारे पास में यहाँ पर वापस आए तो उन्होंने पुराने यूनानी और रोमन स्थापत्य के भग्नावशेषों को देखा। पार्थेनान के गगनचुंबी स्तंभ, ओलंपिया, जगह जगह बने हुए स्टेडियम, एरेना आदि से प्रेरणा ग्रहण करके पुनर्जागरण के दौरान एक नवीन क्लासिकल शैली के भवनों और गिरजों का निर्माण हुआ। फ्लोरेंस और मिलान जैसे इटली के नगरों में भव्य गिरजे बनने लगे।
रोम में राफेल और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकारों की देखरेख में जिस सेंट पीटर गिरजे का निर्माण हुआ वह तत्कालीन स्थापत्य का एक असाधारण नमूना है। इसके स्तंभों और गुंबज की भव्यता चमत्कृत कर देने वाली। ये जो स्थापत्य है वो भी पुनर्जागरण वाला नए ढंग का आया, और इस नए ढंग में जो आया, जो पुनर्जागरण हुआ, वो अतीत काल वाले उसका प्रभाव ग्रहण किया, लेकिन उसको यथावत नहीं लिखा। इसी तरह उस समय चित्रकला का बड़ा विकास हुआ। 14वीं सदी के जियोतो से लेकर 16वीं शताब्दी के राफेल तक इटली के चित्र कला के विकास को देखा था। यूनानी प्रभाव से कलाकारों के मन में ये भावना प्रबल हुई कि सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, मनुष्य बहुत सुंदर है और मनुष्य की सुंदरता का चित्रण करना चाहिए। इसलिए लियोनार्डो दा विंची ने प्रसिद्ध अपनी मोनालिसा जो है वो पेंटिंग की। मोनालिसा जो है कोई देवी नहीं है, मोनालिसा एक सामान्य स्त्री है, और लेकिन उसकी जो रहस्यमयी मुस्कान है, उस मुस्कान ने अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि की, और आज भी मोनालिसा की मुस्कान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है उस चित्र को लेकर के, और लियोनार्डो दा विंची इसीलिए एक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राफेल ने सुंदर स्त्रियों का बहुत जगह जगह चित्रण किया। इसी तरह माइकल एंजेलो ने पुरुषों का मांसपेशियों का सुदृढ़ एक योद्धा किस्म का जो व्यक्ति होता है उसके बहुत सारे चित्र बनाए। ये जो चित्र थे, इसमें जो लास्ट जजमेंट वाला चित्र बनाया था वेटिकन में बनाया, सेंट पीटर गिरजे में एंजिलो की बनाई हुई ईसा और मरियम की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां भी इसी पुनर्जागरण काल के समय में बनी। तो पुनर्जागरण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ वो ये कि धार्मिक विषयों को छोड़ करके लौकिक विषय की तरफ गए, और इस लौकिक विषय को भव्यता से नए ढंग से इन्होंने हमारे सामने रखा। इसी तरह एक तरह से कहना चाहिए कि इतिहास की चेतना विकसित हुई। पहले तो मानते थे कि ये दुनिया है, ऐसी थी, ऐसी रहेगी, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इस समय इतिहासकारों ने एक चेतना विकसित की कि पुराना एक जमाना था जो बहुत था, जो एथेंस और रोम का जो प्राचीन वैभव था वो प्राचीन वैभव अद्भुत था। तो इस प्राचीन वैभव के बारे में लोगों ने किताबें लिखी इसी समय, और तब उनका ये था कि जैसा हमारा अतीत था आगे भविष्य हम उसी के आसपास का अच्छा सा बना सकते हैं, बीच में हमने कुछ ठीक नहीं किया। और इस तरह से न्यू लर्निंग जिसको कहना चाहिए, नया ज्ञान समझ में आया, और फिर वर्तमान, अतीत और भविष्य इस सब को देखने की, जिसको वो कहते हैं कि एक निरंतरता की चेतना का बोध, इसके साथ में अतीत की अतीतता का बोध कि ये चीज़ें तो हमारी समाप्त हो चुकी है, और फिर एक भविष्य का स्वप्न, और जो बाद में यूटोपिया से जाके जुड़ा, और आगे आने वाले बहुत सारे चिंतकों ने नए संसार के नए रूप की कल्पना की। पेत्रार्का नामक इतिहासकार ने प्राचीन ग्रीक रोमन सभ्यता के बाद से रिनासां शुरू होने तक के बीच के काल को अंधकार युग का, और इसी तरह 15वीं सदी के इतिहासकार फ्लेवियो बोएंदो ने इसे और भी व्यवस्थित रूप से मध्यकाल का। इस तरह प्राचीन काल, मध्यकाल और रेनेसां पुनर्जागरण के काल में, और फिर आगे चल करके आधुनिकता, ये जो इतिहास की जो गति है, इस गति को समझने का प्रयास उस समय के इतिहासकारों ने किया। इसी तरह जो मैकियावेली उस समय हुआ था और फ्रांसिस्को, ये बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। मैकियावेली एक ही साथ राजनीतिक, इतिहासकार, विचार, कवि और आधुनिक युग में इतिहास दर्शन संबंधी मामलों का पहला लेखक था, और उनकी जो पुस्तक है प्रिंस, वो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। और प्रिंस के बारे में कहा जाता है कि वो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वो किताब लिखी गई थी, लेकिन वो आधुनिक, वो बुर्जुआ चिंतक था, और उसने जो है वो राजा को ईश्वर की देन मान करके और भाग्य से आपको राज मिल गया इसकी शिक्षा नहीं देता। वो आपको शिक्षा देता है कि किस तरह से आप अपने कौशल से, आप अपने चालाकी से, आप अपने विचारधारा से, धूर्तता से, अपनी समझ से इस राज्य को बनाए रखते हो। तो ये जो समझ आई, तो इसलिए माना जाता है कि मैकियावेली का हालांकि विषय प्रिंस था, लेकिन उसका जो आगे चल करके जो विकास हुआ वो पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग के लिए हुआ, और इसलिए वो आधुनिक चिंतक माना जाता है। तो ये जो बीच का जो समय होता है, जिसे पुनर्जागरण कालीन कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति आपको मैकियावेली में अच्छी तरह से दिखाई देती है। और 16वीं सदी के मध्य में गुच्चिआर्डिनो ने इटली का इतिहास लिखा, और सन 1494 से 1515 के बीच
फ्रांसीसी आक्रमण की घटनाओं का उसने वस्तुगत विवेचन किया और मनुष्य के कामों और की सफलता और असफलता का विवेचन किया, और इसलिए यूरोप में इतिहास लेखन का ये पहला महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है कि किस तरह से समय की घटनाओं के साथ में उसके कारण और कार्यों का विवेचन किया जाता। इसके साथ ही इस पुनर्जागरण काल में धर्म सुधार भी हुए, कुछ समाज सुधार भी हुए। 15वीं शताब्दी तक आते आते समूचे यूरोप में धर्म और राजनीति मिलकर एक हो गई थी, और धार्मिक संस्था एक तरह की राजनीतिक सत्ता भी बन गई थी, और आध्यात्मिक मसलों के साथ साथ राजनीतिक मसलों पर भी चर्च का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। इस एकाधिकार को कायम करने पर इसको समाप्त करना था। पोप का नियंत्रण अनियंत्रित है, उसको कोई नहीं रोक सकता, और तर्क जो है, चर्च जो एक समानांतर व्यवस्था है, इसका विरोध किया कि पोप कभी कोई गलती नहीं करता। लेकिन स्वयं चर्च के अंदर फिजूल खर्ची, विलासिता आदि अनेक कमियां आने लगी, सामान्य जनता का शोषण होने लगा। तो ये हुआ कि वो एक प्रमाण पत्र बेचने लगे कि ये आप ले जाइए और आपको स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। ये मध्यकाल में था। आधुनिक काल जब आया तो कहा ये क्या चीज़ है, तो उसमें एक प्रकार के बड़ा धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और मार्टिन लूथर किंग जो एक किसान का बेटा था, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, उसने चर्च के अत्याचारों का खुलकर विरोध किया, और उसने कहा कि ये जो निरंकुशता है ये सही नहीं है, जनतंत्र होना चाहिए, और इसके सुधारों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसलिए प्रोटेस्टेंट ईसाई अलग है और कैथोलिक ईसाई जो अलग है। और ये जो रिफॉर्मेशन है, ये इसका जो केंद्र है पुराने चर्च का, वो इटली था। लेकिन जो नया प्रोटेस्टेंट मत आया, ये जर्मन भाषा में विकसित हुआ। तो एक तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के विचार सब आए, और इस लूथर के साथ बहुत सभी देशों में वो ये चीज़ें एक साथ विकसित हुई, और इस आंदोलन के कारण फिर से ये हुआ कि चर्च ने ये स्वर्ग के अंदर जाने के जो प्रमाण पत्र बेचने वाली चीज़ें थी उसको बंद कर दी, गिरजाघरों के अंदर जो अव्यवस्थाएं थी उसको ठीक किया, अपने धर्म को व्यवस्थित करने की कोशिश की, और इस तरह से एक कुलीनता पर एक क्वेश्चन लगाया। और इस क्वेश्चन के साथ राज सत्ता और धर्म सत्ता, इन दोनों को अलग करने की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उस समय पुनर्जागरण के दौर में स्थापित हो गया। और उसी के बाद में राष्ट्रीयता का जब उदय हुआ, तब उन्होंने कहा कि धर्म तो ठीक है, धर्म के मामले में जो है वो पोप बोले, बाकी मामलों में उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति हमारे देश के हम लोग करेंगे। और जब भाषाएं विकसित हुई तो भाषाओं के आधार पर भी ये राष्ट्र बनने लगे। तो अपनी अपनी भाषा को लेकर के जो आधुनिक भाषाएँ हैं यूरोप की, वो भाषाएँ बाद में जब विकसित हुई तब और भी जा कर के इनका ये हुआ। ये जो ज्ञानोदय जिसको जो फ्रेंच की प्रसिद्ध क्रांति के समय में हुआ था, और ये इसके बीच में जो दार्शनिक थे, जो चिंतक थे, जो विचारक थे, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें से कांट बहुत महत्वपूर्ण है। कांट से पहले देकार्ते बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ जॉन लॉक हुए थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण धारणा की, और इनके प्रभाव से मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, ये सब जो विचारक थे वो उस समय आए, और उसी के क्रम में आगे चल के हीगल, फायरबाख और मार्क्स, ये पूरी जो जर्मन परंपरा है, और इसी तरह से जो फ्रेंच की परंपरा है, ये फ्रेंच की परंपरा पुनर्जागरण के शुरू होकर के ज्ञानोदय तक आती है। और ज्ञानोदय के आने के साथ साथ धीरे धीरे उद्योग धंधों का जो विकास हुआ, उसके बाद में पूंजीवाद फलने फूलने लगा, और यूरोप में आधुनिकता का आगमन हुआ। लेकिन आधुनिकता से पहले चिंतन जब मुक्त हुआ मनुष्य का, यूरोपीय मानस का जब चिंतन मुक्त हुआ, तब यूरोप में नई चीज आई, और ये चिंतन को मुक्त करने का काम इस पुनर्जागरण ने किया। इसी के आसपास चार्ल्स डार्विन हुए, और डार्विन ने तो सारा सिद्धांत ये कर दिया कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो जीवों से क्रमशः विकसित होकर के हुआ। तो भगवान ने मनुष्य पैदा किए, जीव जंतु सब पैदा किए। ये जो धार्मिक जो अवधारणा थी, इस अवधारणा पर अंतिम रूप से जब आक्रमण हुआ, वो डार्विन के इस चिंतन से हुआ, और इस चिंतन ने आधुनिकता का जन्म किया, और उसके बाद में यूरोप आगे खूब फला फूला।
भारत में और उपनिवेशों में, अन्य उपनिवेशों में ये जो पुनर्जागरण है वो अलग तरह से विकसित हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बाहरी शासक थे, जो शासक थे वो विकसित पूंजीवादी थे। उनका जो पूंजीवाद है साम्राज्यवाद के स्तर तक पहुंच गया था और वो हमें विकसित नहीं करना चाहते थे, हमें वो दबाए रखना चाहते थे, उपनिवेश में रखना चाहते थे, अल्प विकसित रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि वो आए तो उनके साथ में बहुत सारी किताबें भी आई, रचनाएं भी आई, शेक्सपियर भी आए, बहुत मिल की किताब भी, लिबर्टी भी आई, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने अपने से ही आ गई, न चाहते हुए भी आ गई। उसके कारण भारत का जो है वो भी एक तरह का जागरण शुरू हुआ। और चूंकि अंग्रेज पहले बंगाल में थे इसलिए बंगाल का अंदर पुनर्जागरण हुआ, बाद में सारे भारत में, उत्तरी भारत में, महाराष्ट्र में और सभी जगह से विकसित हुआ। ये जो विकसित हुआ ये दो तरह से हुआ। एक तो ये है कि ये अंग्रेजों के सहयोग से विकसित हुआ और दूसरा अंग्रेजों से विरोध करके शुरू हुआ। तो विरोध के द्वारा भी हम सीखते हैं। तो ये स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ कई वर्षों तक चला और बाद में जब देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ तो उद्योग धंधे भी विकसित नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद औद्योगिकरण बढ़ा और भारत में आधुनिकता की शुरुआत हुई। उस शुरुआत से पहले हमारे यहाँ भी एक विशेष प्रकार का पुनर्जागरण हुआ जिसको हम इस यूरोपीय पुनर्जागरण के समान मानते हैं। हालांकि कुछ विचारकों का कहना यह है कि हमारे यहाँ कभी अंधकार युग तो था ही नहीं। जो मध्य युग कहा जाता है वो तो हमारे भक्ति काल का समय, और भक्ति काल का समय तो बहुत ही श्रेष्ठ था, तो वो अंधकार नहीं है, अंधकार तो यूरोप में। लेकिन फिर भी एक तरह से आधुनिकता के अंदर जाने की एक सीढ़ी के रूप में हमने भी उस ज्ञानोदय को देखा और हमारे भी बड़े चिंतक, हिंदी भारतीय साहित्य के भी बड़े चिंतक 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी में हुए और उसी प्रक्रिया में उन्हीं चिंतकों, विचारकों के द्वारा देश को आज़ादी मिली। इसलिए हमारे यहाँ पुनर्जागरण का संबंध आधुनिकता से उतना नहीं है जितना स्वाधीनता से है और देश की आज़ादी से है। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा यूरोप के पुनर्जागरण से अलग है, लेकिन संसार में सब जगह पुनर्जागरण की ये अवधारणा यूरोपीय मॉडल के अनुसार ही व्याख्यायित और विश्लेषित की जाती है। जो विशेषताएं उनके पुनर्जागरण की थी वो विशेषताएं हम अपने पुनर्जागरण में या अपने इस समय में ढूंढते हैं और उसी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।